नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज हम वापस से काव्य भाषा के विषय में चर्चा करेंगे, यानी प्रयोगवाद में काव्य भाषा की प्रवृत्ति किस तरह की रही और काव्य भाषा किस तरह से उसका प्रयोग किया गया। तो कल हमने लास्ट में छोड़ा था कि शब्द का बार बार प्रयोग होने से शब्द कहीं ना कहीं अपने महत्व को जो है वो कम कर देता है। कैसे? बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कालिदास ने भागार्थ प्रतिपत्ति वाली बात को उठाया था, मतलब भागार्थ प्रतिपत्ति वाली बात में इसी पक्ष को उठाया था। और यह समस्या आज भी सर्जक के सामने उपस्थित होती है। अपनी शब्द प्रयोग शक्ति से कभी उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जो पुनः रागात्मक संबंध स्थापित कर सके। साधारणीकरण का अर्थ यही है कि कभी भाषा प्रयोग विधि की ताकत से नए सत्यों को संप्रेषण बनाकर उनका साधारणीकरण करता है। साधारणीकरण का अर्थ है भाषा का भाव में प्रयोग। भाषा का भाव में प्रयोग क्या? कि यदि आप जैसा बोला गया वो आपके ऊपर वैसे ही प्रभाव डाल रहा है। शब्द जो बोलना था उसकी अभिव्यक्ति उसी तरीके से हो रही है, यानी सुख की अभिव्यक्ति सुख की तरह हो रही है, प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेम की तरह। प्रेम कोई दूसरा कर रहा है और आपको प्रतीति अपने प्रेम की हो रही है, या आप उस व्यक्ति विशेष के प्रेम से जुड़ चुके हैं। यानी कई बार जब हम राम को देखते हैं तो राम और सीता में ही हो जाते हैं कि राम और सीता एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। जब हम उपवन में, तो वो जो है साधारणीकरण की प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया की बात की गई। तो ये कि शब्द का चमत्कार होता है जे आधुनिक ज्ञान विज्ञान की समुची प्रगति और प्रवृत्ति विशेषीकरण की है, और प्रयोगवाद में भी इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया। और आधुनिकरण यानी इस जो प्रयोगवाद के समय भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। इस बात को समझकर ही नया कवि भाषा को नए क्षेत्रों से ग्रहण कर अपने संदर्भ में रचता है। गद्य और पद्य में पुराने अंतर को मिटाकर भाषा को जीवन संग्राम में उतारता है और हर कीमत चुकाकर भी उसे पराजित नहीं होने देता। गजानन माधव मुक्ति बोध की उबड़ खाबड़ गद्यात्मक भाषा की लय में अर्थ की गहराई और सृजनात्मकता सामाजिक राजनीतिक संदर्भों की समझ सक्रियता से आती है। यानी गजानन माधव मुक्ति बोध यद्यपि उबड़ खाबड़ भाषा में उबड़ खाबड़ गद्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके उस सृजनात्मक प्रयोग में वो उबड़ खाबड़ भाषा कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष को कहीं हर्ट नहीं करती, बल्कि वो बहुत प्रभावी ढंग से उस व्यक्ति तक पहुंच पाती है। मुक्तिबोध की भाषा जटिल है, उसमें अर्थ के अनेक स्तर हैं। भवानी भाई, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। जब कहते हैं तो बोलचाल की भाषा में सहज सृजनात्मक क्षमता का संकेत देते हैं, क्योंकि सरल सहज भाषा लिखना ही सबसे कठिन होता है और जोखिम भरा काम है। जब वो कहते हैं कि भाई जैसा हम बोलते हैं वैसा तू लिख, इसका मतलब ये कि हम उसी तरीके से भाषा का प्रयोग करो जैसे हम बोलते हैं। ये बात कहने में जितनी सरल है, लिखने में ये उतनी टफ है। एक्टिंग तो बाद की चीज़ होती है, पहले तो लिखी जाती है ना कोई चीज़। जब उस लिखने में लेखन में वो चीज़ आ जाए, यानी कोई आज आप देखते हैं जितने भी नाटक लिखे गए, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, कहानी लिखी, हर कहानी तो फिल्म, हर कहानी पर फिल्म तो नहीं बनती, लेकिन ये ज़रूर आप देख सकते हैं कहानी पढ़ने पर भी कहानी आपको रुला सकती है, हंसा सकती है, अपने भावों की अभिव्यक्ति देती है, अपने संदर्भों को प्रेषित कर जाती है। लेखक क्या कहना चाहता है इस बात को पूरी तरह प्रेषित करती है। उस व्यक्ति विशेष की, उस पक्षी विशेष की, उस पशु विशेष की, उस राजा विशेष की, उस रानी विशेष की, उस गांव के किसान की, जैसे होरी की कहानी, या उस होरी की पत्नी की कहानी, या फिर उस गोबर जैसे उनके बेटे की कहानी जो कि शहर में जाता है, शहर से प्रभावी होकर के आता है, होरी से कुछ अधिक स्मार्ट हो चुका है, और उसकी पत्नी की कहानी जो कि विधवा हो गई है, विधवा के बाद भी
और शादी से पहले ही जो माँ बन जाती है उसका प्रभाव जो है वो समाज पर कैसा पड़ेगा, और समाज उसकी अवहेलना कर देगा, ये बात जान करके होरी की पत्नी उसके लिए एक विशेष जो स्टेप उठाती है, वो स्टेप साधारण स्टेप नहीं है। वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस तरह की स्थिति पर इस तरीके का सहयोग नहीं दे पाता जो कि होरी की पत्नी ने उस समय वहाँ पर दिखाया है। तो ये एक धनिया ने जो दिखाया है, यानी ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो लेखन का ढंग है, ये जो खास बात है, ये हर किसी की लेखनी में नहीं आती, और यही लेखनी की एक विशेषता है। ये साधारणीकरण, यानी उन्हीं के शब्दों में, कहीं भी गोदान में ऐसा नहीं लगता आप प्रेमचंद जी भाषा में बनावटीपन ला रहे हैं। बिल्कुल उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसमें एक सामान्य इंसान बात करता है, सुनता है, समझता है। लेकिन ये अभिव्यक्ति करना यानी लिखना उतना ही कठिन है जितना देखने में सरल लगता है। यदि सरल होता तो आप एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जितने विचार हैं, यदि आप उसी को केंद्रित करके यदि लिखने की कोशिश करें तो एक 24 घंटे का मतलब हुआ 48 घंटे, आधा घंटे का ही तो एक एपिसोड होता है। तो यानी 48 एपिसोड को तैयार कर सकते हैं। लेकिन 48 एपिसोड तो तैयार वही कर पाएगा ना, सिर्फ एक दिन के व्यक्ति की स्थितियों पर। और ये तो 48 तब बता रहे हैं हम जब हम उनको सिर्फ अपने शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में प्रयोगेंगे। यदि नाटकीय अभिव्यक्ति में हम उसका पिरोने की कोशिश करें, उनको अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, तो हम इससे भी कहीं अधिक संख्या में बढ़ा सकते हैं। लेकिन होता तो बिल्कुल उल्टा है। हम तो पूरे जीवन की स्टोरी जो है कुछ कम शब्दों में, यानी हमें तो कुल 300 पेज के अंदर ही पूरी रामायण लिखनी होती है, रामचरितमानस लिखनी होती है, और गोदान लिखना होता है 200 पेज के अंदर। तो हमें तो बहुत सारी पूरा जीवन ही 200 शब्दों में लिखना है। तब बातों को लिखना किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरीके से उससे साधारण शब्दों में लिखा जाता है, ये महत्व रखता है। रघुवीर साय के संकलन सीढ़ियों का धूप में भूमिका में अज्ञे ने लिखा है, काव्य के जो भी गुण बताए जाते हैं या बताए जा सकते हैं, अंत तो गत्वा भाषा के ही गुण है। भाषा के ही माध्यम से सारी बातें अभिव्यक्त होती हैं। और भाषा किससे बनती है? वो शब्द पर आधारित है। इसी बात को अज्ञे ने फिर तार सप्तक के द्वितीय संस्करण में कहा है, काव्य सबसे पहले शब्द हैं और सबसे अंत में शब्द हैं। यानी शब्द से ही बात शुरू होती है, शब्द से ही किसी भाषा का अंत होता है। यानी बिना शब्द के तो कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। और सबसे अंत में भी यही बात कहते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा और संवेदना में कहा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो अब सचमुच प्रयास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकार की उपयोगिता अस्वीकार कर चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। आज की कविता है छंदों की पायल। कितना सुंदर यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया, छंदों की पायल। पहले छंद पहन करके कविता एक सुंदरी जैसी लगती थी और ऐसा लगता था वो ठुमक ठुमक करके चल रही है जब छंदबद्ध होती थी। तो अभी वो गद्यबद्ध हो गई, तो गद्यबद्ध में इस तरह से लगती है। कहाँ गई? काव्य भाषा का प्रतिमान शेष रह गया है। लेकिन उसने मतलब पायल उतार दी है, लेकिन उसके बाद भी हम उसकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं कर सकते। अलंकार भी उसमें मौजूद है, चीज़ें भी उसके अंदर, उसके सारे गुण उपयोगी हैं। यानी हम ठीक उसी तरीके से कल्पना कर सकते हैं जैसे पहली रानियाँ, पहली घर की स्त्रियाँ, घर की महिलाएं जो घर के अंदर गहनों से लदी फदी रहती थी। आज की जो एक महिला है वो किसी अवसर विशेष पर गहने वगैरह पहन ले, वो अलग बात है, लेकिन वो जीवन में 24 घंटे गहने लाद करके नहीं चलती। लेकिन सुंदरता जो है वो गहनों के से प्रभावित होती है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन मूल गुण तो उसके बाहरी सौंदर्य और उसके आंतरिक सौंदर्य पर ही निर्भर करते हैं कि उसके क्या गुण हैं। ठीक उसी तरीके से गद्य या पद्य भी उसकी
उसके विषय पर ही आधारित होते हैं। उसके और विषय किससे बनता है? भाषा से। भाषा किससे बनती है? शब्द से। सभी नए कवियों ने काव्य भाषा की सृजनात्मकता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वादों वायदों से भ्रष्ट भाषा की ओर रघुसाय ने संकेत देकर कहा है, नए शब्द को खोजने की रचने का अर्थ है पूरे अनुभव की वास्तविकता का बोध संप्रेषण। यानी हम किसी नए शब्द का यदि प्रयोग करें तो वहाँ पर कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि क्या ये शब्द उतना प्रभावी होगा जितना दूसरा, क्योंकि भाई दूसरे शब्द को हम प्रयोग करते चले रहे हैं। हमने लाखों करोड़ों बार देखा कि दिल का प्रयोग करने पर वो कहीं ना कहीं दिल को छू के जाता है। और तो हम यदि दिल से हट करके उस दिल से जुड़ने वाले जो अन्य शब्द हैं, क्या हम उन शब्दों का प्रयोग करें, क्या वो भी उतने ही प्रभावी होंगे जितना एक दिल प्रभाव छोड़ता है अपनी कविता या अपनी कहानी में। शब्द भी नया शब्द शीर्षक उनकी कविता नई कविता के सभी कवियों की मंशा का प्रतिनिधित्व करती है। शब्द अब भी चाहता हूँ पर वह कि जो जाए वहाँ वहाँ होता हुआ तुम तक पहुँचे, चीज़ों के आर पार दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे, मुझे दे, देता रहे जैसे छंद केवल छंद, घुमड़ घुमड़ कर भाषा का भास देता हुआ मुझको उठाकर निशब्द देता हुआ। अतः नई कविता में काव्य भाषा की सृजनात्मकता जीवन की आग में रूपांतरित हो गई है। यानी पहले शब्द जो थे वो शब्द केवल शांति के लिए और आपको जगाने के लिए, चेतना देने के लिए, आपके अंदर जो लय कहीं खो गई थी, यानी गति कहीं खो गई थी, यानी आप जो निराश थे उसकी आशा को जगाने के लिए होते थे। लेकिन आज के जीवन में व्यक्ति को जुझारू बनाने के लिए, इस जीवन के संघर्ष से लड़ने के लिए ऐसा लगता है कविता या कहानी या गद्य या पद्य वो एक तरीके से वो शब्द जो है एक आग को, जीवन की आग को प्रेषित कर रहे हैं कि जीवन किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की ऊर्जा का होना आवश्यक है। और वो ऊर्जा क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मरक्षा के लिए उस ऊर्जा का होना जरूरी है। आपके पास वो ऊर्जा नहीं थी, इसलिए हर व्यक्ति से आप रक्षा की गुजारिश करते थे कि हमें आप आओ और हमें संरक्षण दो, हमें संभालो, हमारी रक्षा करो। अब आप खुद से अपने जीवन में जब आग होती है ना, जहाँ आग जल रही होती है ना, व्यक्ति सोच समझ कर वहाँ जाता है कि आग है भाई, आग जला सकती है, इसलिए वहाँ से दूर ही रहता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन संघर्ष को चलाने के लिए, जीवन को गति दें, क्योंकि जीवन तो रुकेगा नहीं, आपको ही चलना है और आपको ही मिलना है। जीवन में हर व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग होकर के आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो इसका मतलब आपको उन्हीं रास्तों पर से चलना है जिन रास्तों पर से दूसरे लोग ने। लेकिन हर व्यक्ति यदि आप जीवन की आग के रूप में यदि आप उस चीज़ को अपने रख पाते हैं तो एक व्यक्ति उस व्यक्ति से सोच समझ करके उलझता है, उसमें किसी भी तरीके से आगे बढ़ता है। जब उसको पता लगता है कि ये आग है तो वो एक संपर्क का एक दायरा वहीं एक सीमा रेखा खींच करके वो आगे बढ़ता है, उससे आगे वो कदम नहीं बढ़ाता। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज आपने काव्य भाषा के विषय में जाना और कल हम बिंब और प्रतीकों के नएपन के विषय में भी जानेंगे।